नमस्कार, सुबह सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव सुधारों पर तीखी बहस। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से पूछा सवाल, साथ ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण से क्यों भाग रहा है विपक्ष, जबकि विपक्ष ने संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता पक्ष द्वारा कब्जा करने का लगाया था आरोप। राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एटीएस और नगर निगम की कार्रवाई जारी। 160 संदिग्ध सफाई कर्मियों के लापता होने पर एटीएस ने नगर निगम से डाटा की मांग की। विधानमंडल के दोनों सदस्यों का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से। योगी सरकार पेश कर सकती है अनुपूरक बजट। संभल हिंसा 2024 मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी हो सकती है पेश। पीपीपी मोड पर बने गोरखपुर के पिपरौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य, युवाओं को देश और दुनिया की मांग के अनुरूप देना होगा प्रशिक्षण। भारत ने 101 रन से जीता पहला T20। साउथ अफ्रीका की पारी 12.3 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। और अब समाचारों का रुख करते हैं विस्तार से। लोकसभा में चुनाव सुधार पर कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। कल इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की तरफ से तीखे पलटवार भी हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को क्यों डर लग रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, हताश है और इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। विधानमंडल की शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शीतकालीन सत्र केवल 4 दिन यानी 24 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सरकार अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। साथ ही सरकार की कोशिश पंचायत चुनाव में सब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का संदेश देना है। विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त माह में हुआ था। इसके बाद से अब तक प्रदेश सरकार 8 अध्यादेश ला चुकी है। सरकार इनसे संबंधित विधेयक भी शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी की है। सदन का पहला दिन 19 दिसंबर को शोक प्रकट कर स्थगित हो जाएगा। मऊ के घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन 20 नवंबर को हुआ था। 20 व 21 शनिवार व रविवार का अवकाश रहेगा। सोमवार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही विधेयक भी रखे जाएंगे। सत्र 24 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सत्र के दौरान सदन में सरकार संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। बात करें लखनऊ में घुसपैठियों की, तो जहां घुसपैठियों के खिलाफ एटीएस और नगर निगम का एक्शन जारी है, वहीं 160 सफाई कर्मी संदिग्ध घुसपैठियों के लापता होने के बाद एटीएस ने नगर निगम से उनके डेटा की मांग भी की है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ शासन और प्रशासन दोनों ही फुल एक्शन मोड में हैं। प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने से लेकर फर्जी दस्तावेजों के साथ नगर निगम में काम कर रहे घुसपैठियों की पहचान का काम तेजी से चल रहा है, जिससे डरकर करीब 160 संदिग्ध घुसपैठियों की नौकरी छोड़कर भागने की खबर सामने आई है। इस मामले में एटीएस ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए नगर निगम को पत्र लिखा है और सफाई कर्मचारियों का डेटा मांगा है। आइए जान लेते हैं राजधानी में घुसपैठियों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है यूपी एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को एक पत्र लिखा है, जिसमें नगर निगम से कचरा प्रबंधन में आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करने वाले कर्मचारियों का डेटा मांगा है।
इसमें सफाई कर्मचारी और उनके ठेकेदारों की सूची, निवास, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सहित अन्य डिटेल मांगी गई है। इसी बीच नगर निगम के 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर लापता हो गए हैं। नगर निगम के मुताबिक ये सभी संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जो डिटेंशन के डर से भाग गए हैं। वहीं सीएम ने सोमवार को योगी की पाती नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। 160 लोग 18 नवंबर को भाग लिए थे। उस दिन हमने जब अपने विभाग में एक एक के कागज देखे तो 160 लोग चले गए थे। अभी और लोग भी जाएंगे, जिन्होंने चोरी से कागज बनाए हैं वो भी भागेंगे। बस ये है कि आधार जांच समरसेबल लगा रखा उन्होंने, अजूब होता है। और मैं तो पुलिस से कहती हूँ कि आप जिन लोगों ने अपने प्लाट में इनको बसाया उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करिए, क्यों बसाया है। वहीं सीएम योगी के पत्र योगी की पाती को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने हजरतगंज से एक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें लोगों से घुसपैठियों को नौकरी देने से लेकर किसी भी प्रकार मदद करने के लिए मना किया जा रहा है और सीएम की बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें आईटीआई प्रशिक्षण की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में युवा पीछे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाए। प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री गोरखपुर में पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण कर रहे थे। इस आईटीआई के निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड से इसका फंडिंग हुआ। साथ ही पिपरौली क्षेत्र का आईटीआई गोरखपुर का 11वां और PPP मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय आईटीआई है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो हमारे नौजवान हैं वो प्रतिभाशाली हैं, इन्हें देश और दुनिया की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य भी है। स्केल है, लेकिन इस स्केल को, इस युवा को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। गीडा ने इसीलिए नेपेट की एक शाखा यहां पर खोली है और नाइलेट की शाखा के माध्यम से वह यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन होगा, उद्योगों में उन नौजवानों का यहां पे समायोजन होगा। यह आईटीआई भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। यहां की उद्योग के अनुरूप उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। अब खबर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर सरकार 1.5 अरब रुपए धनराशि खर्च करेगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल इस मार्ग में कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार खर्च की जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के जोगीकोट से नासिरापुर गांव तक 4 किलोमीटर की दूरी में 5 जगह हवाई पट्टी के किनारे, खंभौली के सामने 3 जगह के साथ ही दर्जनों स्थान पर सड़कें और जाली टूटी हुई हैं, जिनके मरम्मत का कार्य होना है। और इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रदेश में जलमार्ग आधारित परिवहन और पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगा समेत प्रदेश की 11 नदियों में जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और 80 बेतवा, चंबल, गोमती, बर्मा और करनाशा नदियों में विकसित किए जा रहे ये जलमार्ग देश में चिन्हित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की पहली बैठक में मंगलवार को राजधानी में विशेषज्ञों ने जल परिवहन की संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वर्तमान में गंगा नदी में वाराणसी से हल्दिया तक 620 किलोमीटर की लंबाई में जल परिवहन संचालित है, जबकि 761 किलोमीटर रूप को विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि जल परिवहन पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने का बेहतर विकल्प है। गंगा, यमुना और घाघरा को माल ढुलाई, यात्री परिवहन और पर्यटन के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाने की योजना है। माननीय योगी जी ने अयोध्या के पहले कैबिनेट में जल प्राधिकरण का गठन किया। पहले जल मार्ग ही था, उस समय न कोई सड़क मार्ग था, न कोई रेल मार्ग था, न हवाई मार्ग था। सबसे प्राचीन कोई आवागमन का साधन था तो जल मार्ग था, और फिर से उसको भारत सरकार ने उसको डेवलप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने इस बोर्ड का गठन किया है और आज इस पर ही चर्चा कि उत्तर प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि 111 नदियों को शामिल किया गया, जिसमें 11 नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। गंगा सबसे बड़ी नदी है और गंगा में काशी से लेके और हल्दिया तक जो है जल परिवहन का कार्य हो रहा है। उसमें यात्रियों को भी हो रहा है, पर्यटकों का भी, और सामान की ढुलाई का भी कार्य हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एसआईआर को महत्वपूर्ण योजना कहा है। मंगलवार को उन्नाव पहुंचे श्री मौर्य ने कहा कि इसे समय पर पूरा किया जाएगा, साथ ही सभी लोगों को इसका लाभ भी मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में एक ही स्थान पर मतदाता का नाम दर्ज होगा। जो बेटियां शादी करके जहां गई हैं उनका नाम भी वहीं पर दर्ज होगा। कोई भी मृतक व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होगा। उन्नाव पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों और जन संपर्क कार्यक्रमों के साथ ही स्टेट इंडस्ट्रियल परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं की समीक्षा की। आज भारतीय जनता पार्टी उन्नाव जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया है। हम सबका एक सूत्री प्रयास है कि चुनाव आयोग ने जो एक संवैधानिक संस्था है, एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की है, सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते भी और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते भी हम सब एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके बूथ से लेकर के जिले तक में, जिले से लेकर के प्रदेश तक में, और प्रदेश से लेकर के कहें कि 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग बूथ लूट करके चुनाव जीतते थे उनके ये मंसूबे चकनाचूर हो जाएंगे। इस चौथा, जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बेटियां हैं जिनका विवाह हो गया, ससुराल चली गई और बहुत बहू बन करके अलग अलग बूथों में आई हुई हैं, तो यह लगभग सामान्य स्थिति होती है। कोई बहू बन करके आती है तो कोई बेटी बहू बन करके जाती है, तो वह भी सर्च करके एक स्थान पे जिनको मतदाता रहना वो एक ही स्थान पे रहे, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनपद फतेहपुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिसंबर माह में जेबीसी का लखनऊ में आयोजन प्रस्तावित है। शासन ने फतेहपुर जिले के लिए इसमें 2000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके सापेक्ष अब तक 27 कंपनियों से 1140 करोड़ निवेश का करार किया गया है, जिसमें राइस मिल, लौह उद्योग, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, बायोगैस प्लांट, काजू प्रोसेसिंग यूनिट, स्नैक्स व वाटर पार्क जैसे क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे। निवेश पूरी तरह धरातल में उतरने के बाद इन क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बहुत ही जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो 5.0 है वो होने जा रही है। उसी के क्रम में जनपद में अभी तक हम लोगों को लगभग 128 MOU
जो 3154.54 करोड़ रुपए के हैं, वो हम लोगों के इंटेंट और MOU प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हम लोगों ने जनपद स्तर पे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हम सभी लोगों ने एक टीम वर्क में काम करते हुए सभी उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण कराया, जिसका परिणाम ये रहा कि हम लोग जो GBC 5.0 के तहत हम लोगों को 2000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 1140 करोड़, जिसमें 27 इकाइयाँ हैं, इतने MOU हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ लगभग 169 करोड़ और हमारे पाइपलाइन में हैं। कुल मिला के 1309 करोड़ के आसपास के MOU हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जो हमारा 2000 करोड़ से लक्ष्य अवशेष हो रहा है वो भी हम लोग शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। मैंने एक छोटू महाराज सिनेमा करके एक सिनेमा का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मनोरंजन उपलब्ध कराना और साथ ही साथ व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज़ देना। मैंने यहाँ पर जो उद्योग का निर्माण किया है वो मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत MOU में रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पर ये इसका निर्माण किया हुआ है, जिसके तहत मैंने लगभग 7 से 10 लोगों को व्यवसाय भी दिया है, रोज़गार भी दिया है, और साथ ही खुद भी रोज़गार पा रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ। इस स्कीम के तहत अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, जो लखनऊ में इसका वेन्यू रहेगा, लैंड कॉस्ट को मिला के लगभग 2 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बात करें काशी तमिल संगमम 4.0 की, तो इसके तहत जहां तमिलनाडु से डेलीगेशन के आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को दर्शाने वाली ऐतिहासिक कार रैली ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान 10 दिसंबर को वाराणसी पहुंचने वाली है। क्या है इसकी खासियत, सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपनी रिपोर्ट में। काशी तमिल संगमम 4.0 में दक्षिण भारत से आने वाला समूह का सिलसिला जारी है और इस बार कार रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या है खास इस रैली में। कार रैली 10 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेगी। 54 लोगों का दल तेनकासी में चलकर काशी पहुंचेगा। 9 दिनों के 2800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। रैली की थीम चिकित्सा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा रहेगी। अभियान की शुरुआत 2 दिसंबर को तेनकाशी से हुई थी। देखिए, इस बार KTS 4.0 के संस्करण में एक और अनोखी चीज जोड़ी गई है, जो व्हीकल एक्सपेडिशन है। इसे सेज अगस्त्या व्हीकल एक्सपेडिशन का नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत तेनकासी से 2 दिसंबर को हुई है। ये 9 दिनों की यात्रा है और 2800 किलोमीटर से ऊपर की ये यात्रा करेंगे। इसमें 54 पार्टिसिपेंट्स हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं और इनका पर्पस ये है कि काशी तमिल कनेक्ट को हाईलाइट करना है और खासतौर से मेडिसिन के फील्ड में, साथ ही डिजिटल लिटरेसी के फील्ड में, फाइनेंशियल लिटरेसी के फील्ड में और इसके अलावा स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस के फील्ड में जो तमिलनाडु के इनिशिएटिव्स हैं नेशनल लेवल के, उनके बारे में जानकारी देनी है लोगों को और जागरूकता बढ़ानी है। और इसमें कई संस्थाओं ने भी भाग लिया हुआ है और ये यात्रा अलग अलग जगहों पे तेनकाशी से शुरू होकर वाराणसी में समाप्त होगी। काशी तमिल संगमम 4.0 का भव्य आयोजन वाराणसी में चल रहा है। रेलवे की ओर से भी विशेष तैयारियां की गई। रेलवे ने तमिलनाडु से बनारस तक 7 विशेष ट्रेनें चलाई। काशी तमिल संगमम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सरकार की बेहतरीन व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम देश के 2 भागों के बीच संस्कृति और सभ्यता के समावेश में एक अहम भूमिका निभाता है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका स्वागत है।
भारत समेत दुनिया भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1948 में स्वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को रेखांकित किया जाएगा। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय है हर रोज अनिवार्य जन सेवाएं और सबके लिए गरिमा। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौम सामान और गरिमापूर्ण पहुंच विषय पर प्रमुख भाषण देंगे। सम्मेलन में राज्यों के मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सरकारी अधिकारी, नागरिक संगठनों और शैक्षिक जगत के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने 10 बड़ी कंपनियों को आदेश दिया था कि वो बच्चों की पहुंच आधी रात को बंद कर दें, नहीं तो उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि ये कानून दिखाता है कि सरकारें ऑनलाइन होने वाले नुकसानों को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया छोड़ने के इस बदलाव के समय अगर उन्हें कोई सवाल हो या उनको कोई मदद चाहिए तो अपने माता पिता, शिक्षकों या फिर गाइड्स के से हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं। प्रतिबंध लागू होने से पहले बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदा संदेश भी भेजे। साथ ही सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और अब इस समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। – 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। सुबह सुबह के समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार सख्त, इंडिगो पर एक्शन का वक्त। जी हां, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच सरकार ने सख्त कदम उठाया है। डीजीसीए ने इंडिगो को 5% फ्लाइट्स घटाने का निर्देश दिया और शो कॉज नोटिस जारी किया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने लोकसभा में इस पर जानकारी दी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। इंडिगो की उड़ान पर घिरे संकट के बादल तमाम कोशिशों के बावजूद छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद हालत पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन इंडिगो की उड़ान अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। संकट की शुरुआत के करीब हफ्ते भर बाद भी फ्लाइट कैंसिल और डिले होने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं इंडिगो पर डीजीसीए की सख्ती। बात करें गोवा के नाइट क्लब की, तो गोवा के नाइट क्लब में हुई भीषण आग के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा घटना के बाद थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस ने इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किया। तीसरे आरोपी अजय गुप्ता की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट। इलाके में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग की जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इस हादसे के मुख्य आरोपी और क्लब मालिक घटना के कुछ ही घंटों बाद भारत से भागने में सफल हो गए। आग लगने वाली उसी रात दोनों आरोपी मुंबई से थाईलैंड के फुकेट के लिए फ्लाइट पकड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों आरोपी घटना की अगली सुबह ही देश छोड़कर निकल चुके थे। इससे साफ है कि आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई से बचने की पूरी योजना बनाकर रखी थी। अब गोवा पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से नोटिस जारी करवाया है ताकि दोनों को गिरफ्तार कर भारत लाया जा सके। आइए जान लेते हैं पूरा मामला।
भीषण आग के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा भारत से फरार हो गए। घटना के कुछ ही घंटों बाद 7 दिसंबर को मुंबई से थाईलैंड भागे थे। पुलिस जांच से पता चला इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से फुकेट पहुंचे थे आरोपी। इंटरपोल नोटिस जारी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश कर रहा है। पुलिस के अनुसार तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की भी तलाश जारी है और साथ ही गोवा पुलिस दिल्ली में लगातार रेड कर रही है। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी की तैयारी में है। उनकी एलओसी खोल दी गई है और वो लोग इंडिया में नहीं हैं और हम लोग सीबीआई और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गोवा पुलिस का कहना है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई जारी है। क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की भी तलाश की जा रही है और किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। भीषण अग्निकांड की जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है और पुलिस का फोकस है कि सभी दोषियों को पकड़कर जल्द भारत लाया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। बात करें एसआईआर की तो यूपी में मतदाता सूची संशोधन कार्य 97% पूरा हो चुका है। अब मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ओवरसीज इलेक्टर्स के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल हो गई है। 1500 विदेशी मतदाता पहले से रजिस्टर्ड हैं और निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 100% सटीक वोटर लिस्ट बनाना है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 8 दिसंबर तक 97% कार्य पूरा हो गया है। मतदाताओं के लिए अब प्रक्रिया पहले से कहीं आसान हो गई है। जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उनको ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। जो भारतीय किसी कारण से विदेश में रह रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं, वे अब आसानी से भारत के मतदाता बन सकते हैं। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट। यूपी में मतदाता सूची संशोधन का 97% काम पूरा हुआ। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की जरूरत खत्म। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फॉर्म 6A भरकर वोटर बन सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को ओवरसीज इलेक्टर्स कहा जाता है। यूपी में लगभग 1500 विदेशी मतदाता पहले से रजिस्टर्ड हैं। ई गवर्नेंस सिस्टम से सभी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी हुई हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 100% सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाना। ऑनलाइन सत्यापन से समय और संसाधनों की बड़ी बचत होगी। 8 दिसंबर तक हमारा लगभग 97% 97% कार्य पूरा हो गया है और 80% तो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स आके डिजिटाइज हो गए, वोटर्स ने साइन करके दे दिया। 17% के आसपास अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं, यानी जो वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई या वो उन्होंने अपना परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनके वोट कहीं और भी बने हैं या वो मिले ही नहीं क्षेत्र में या साइन करके नहीं दिया, एन्यूमरेशन फॉर्म ले तो लिया, ऐसे कई कारणों से जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस नहीं आने उनको अनकलेक्टेबल डेजिग्नेट किया जाता है। तो 17% हमारे अनकलेक्टेबल है, मिला के 97% काम हमारा हो गया है। मतदाता सूची को पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस के चलते अब मतदाताओं का काम आसान हुआ है और अधिकारियों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हो रही है। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक भारतीय, चाहे देश में हो या विदेश में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। बात करें खेलों की तो कटक में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 101 रन से हराने के बाद 176 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 175 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंद पर 59 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। तिलक वर्मा 26, शिव पटेल ने 23 रन का योगदान दिया। अफ्रीकी टीम के लिए एनगिडी ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इसी के साथ सुबह के समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।